हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कुछ प्रॉब्लम किरचॉफ लॉज से रिलेटेड डिस्कस की थी। अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स ले रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम किरचॉफ लॉज से सॉल्व करें। तो फर्स्टली हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ आपको दो 12 वोल्ट और 2 वोल्ट की बैटरीज दे रखी हैं और जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, 500 ओम और ये R ओम, यह नॉन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और आपको यहाँ एक कंडीशन दे रखी कि यहाँ ये जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, इस गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, मींस दिस गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R। इस अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालनी है आपने। कब? जब इस गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो है, if the deflection through the galvanometer is zero. And you can use the Kirchhoff's voltage laws here because there are some closed loops formed. पहली बात तो ये कि जब आपको ये कंडीशन दे रखी है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है वो जीरो है, इट मींस दैट आप ये कह सकते हैं कि इस आर्म के अंदर कोई करंट नहीं जा रहा। अगर गैल्वेनोमीटर का एक स्मॉल फाइनाइट लो रेजिस्टेंस भी माने, इसका मतलब ये हुआ कि वो यहाँ कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि करंट इनटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट कहाँ अप्लाई होगा? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई होगा। इसका मतलब इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल का क्या नहीं है, ड्रॉप नहीं है इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि इस आर्म के अंदर कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, तो 2 वोल्ट एज सच यहाँ इंप्लीमेंट होगा। इसका मतलब ये होगा, हम इस तरह से कह दें कि आपका 500 ओम रेजिस्टेंस, ये इधर की तरफ R ओम, ये आपकी 2 वोल्ट की सेल है, इधर की तरफ आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। अब आपको इस अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कि हम कैसे करते हैं कि पहली बात तो ये कि हम समझ लेते हैं कि ये बड़ी बैटरी है, तो ये इसको करंट दे रही है और वो करंट कितना है, से I अज्यूम कर लेते हो, तो ये करंट I जा रहा है और ये I इस आर्म के थ्रू जाए करंट, ठीक है, और ये आ गया आपके पास I। तो आप एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करिए। 2 लूप लेंगे, एक लूप तो हम ये वाला लूप ले लेंगे। अगर इसका कुछ नाम दे देते हैं, हम सपोज A B C, इसको D बोल दे, E और F, मींस एक लूप तो ये ले लेंगे A B E F A, और एक लूप हम ये ले लेते हैं ये इस तरह से इधर की तरफ, ये मींस ये लूप हो गया A B C D E F A। ठीक है, तो पहले हम क्लोज लूप पे A B C D E F A पे अप्लाई कर देते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन क्लोज लूप, इस क्लोज लूप का नाम क्या है आपके पास? A B C D E F और A। ठीक है, और किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई करते थे कि पोटेंशियल गेन होगा तो उसे हम पॉजिटिव मानेंगे, पोटेंशियल लॉस होगा तो उसे नेगेटिव मानते थे। ठीक है, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे, इसका मतलब ये एंड पॉजिटिव और ये एंड कैसा है, नेगेटिव है। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो फाइनली यहाँ पोटेंशियल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस इन पोटेंशियल को कैसा लिखेंगे, नेगेटिव। और कितना लिखा जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट तो आपके पास I और रेजिस्टेंस 500, तो ये आपके पास हो गया 500I। बट लिखना कैसा साइन का है, क्योंकि पोटेंशियल कैसा हुआ है, लॉस, तो कैसा साइन लिखा जाएगा, माइनस। या दूसरे टर्म में वैसे सीखा था हमने कि करंट के अपोजिट, क्योंकि सॉरी करंट के अपोजिट तो पॉजिटिव लेते थे और करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव लेते थे, तो यहाँ नेगेटिव लेंगे। ठीक, आप केवल एक ही ध्यान रखिए कि गेन इन पोटेंशियल हो तो पॉजिटिव और लॉस इन पोटेंशियल हो तो नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पहुंचे इस एंड में, यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, एक सेल आ गई। फिर यहाँ देख रहे हैं हायर पोटेंशियल एंड, ये लोअर पोटेंशियल एंड, तो पोटेंशियल का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस इन पोटेंशियल को फिर कैसे लिखेंगे, नेगेटिव, -2। फिर इस एंड पे आ गए यहाँ, ये आपके पास फिर एक सेल है, इसका कैसा पोटेंशियल एंड, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंचे तो पोटेंशियल गेन हुआ, पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है फाइनली, और फाइनली जो पोटेंशियल आता है वैसा ही लिखते हैं। तो फाइनली इसका पोटेंशियल कैसा, पॉजिटिव, तो इस वैल्यू 12 है, इसको कैसे लिखी जाएगी, पॉजिटिव 12 इक्वल टू कितना,
0। तो इसका मतलब यहाँ आपके पास ये इक्वेशन बन गई है, दैट इज इक्वल टू -500i एंड दैट इज +10 इक्वल टू 0। इस 500i को उधर की तरफ ले जाते हैं तो आपके पास आ गया 500i इक्वल टू 10, उस तरह ट्रांसफर कर दिया हमने। तो इसका मतलब i की वैल्यू आ गई 10/500, तो आपके पास i की वैल्यू आ गई 1/50 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि इस लूप के अंदर जो करंट चल रहा है वो ये आ गया 1/50। ठीक है, अब आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो रेजिस्टेंस ये इस लूप के अंदर था, यहाँ इस लूप के ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दीजिए। तो हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, नाउ KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑन लूप। कौन से लूप के ऊपर भाई? ABEFA, ठीक है, इस पे अप्लाई करिए, वही कन्वेंशन लगेगी, बस केवल यहाँ ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा आया था -500, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव फाइनली पोटेंशियल लॉस हुआ है। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है तो -500 आई। इधर की तरफ आएंगे, ये हायर पोटेंशियल एंड है, ये लोअर पोटेंशियल, क्योंकि करंट इधर की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल के साथ लॉस तो नेगेटिव, नेगेटिव मींस IR नेगेटिव का आएगा, तो -I × R। ठीक है, फिर इधर की तरफ आए, यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, फाइनली पॉजिटिव हुआ तो इसको पॉजिटिव लिखा जाएगा +12 और इक्वल टू 0, और दूसरा -500i IR एंड दैट इज +12। ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन से जो आपके पास फर्स्ट i की वैल्यू आई, इस i की वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और r के लिए सोल्व कर दीजिए। तो आपके पास से इसको इक्वेशन नंबर में सेकंड मान लिया, और यूजिंग i इज इक्वल टू 1/50 फ्रॉम फर्स्ट, तो आप यूज करिए और इसको r के लिए सोल्व कर लीजिए। तो देखिए वैल्यू -500 इंटू 1/50 माइनस i की वैल्यू होगी 1/50 इंटू r और +12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास यहाँ कितना आ गया, दैट इज 10 माइनस, ये आपके पास आ गया -r/50 और +12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास टर्म आ गई -10 + 12 दैट इज 2, सो 2 -r/50 इक्वल टू 0। तो इसको इधर की तरफ लेंगे, 2 इज इक्वल टू r/50 और वी कैन से r इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 ओम। तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास 100 ओम। ठीक है, हमने किया क्या था, एक तो इस लूप के ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया था, एक इस लूप के ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया था। ठीक है, ये कंडीशन हमें मेंशन थी कि करंट फ्लो गैल्वेनोमीटर के आपके पास 0 है। ठीक है, तो ये किरचॉफ वोल्टेज। अब एक चीज और ध्यान रखना कि ये मत सोचना कि हमने जो कन्वेंशन ली है उसी तरह से अप्लाई करें, हम इसके उल्टा कन्वेंशन भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं करंट की डायरेक्शन में हो तो कैसे लिखते हैं, नेगेटिव लिख रहे थे। ठीक है, सेल की पॉजिटिव प्लेट आती है तो उसको उल्टा लिख देते थे, मींस माइनस लिख देते थे, क्योंकि फाइनली माइनस हुआ था। अगर इसके उल्टे कन्वेंशन ले ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो मैं इसको माइनस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस साइन से, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने से इधर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन तो वही रहेगी। ठीक है ना, या इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो भी इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे हम 11th में यूज करते थे वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में या जो हम केमिस्ट्री में जो कन्वेंशन यूज करते हैं उल्टे ले लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो कन्वेंशन का मैटर है। हम एक जो स्टैंडर्ड है ये यूज कर लेते हैं कि पोटेंशियल का लॉस हुआ तो नेगेटिव और पोटेंशियल गेन हुआ तो पॉजिटिव। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। ये आपके पास सीबीएसई बोर्ड के अंदर आई है दोनों ही प्रॉब्लम, 2010 के अंदर आपके पास सीबीएसई में आया था। तो अब इस प्रॉब्लम की बात करते हैं, सेकंड प्रॉब्लम। देखिए इस प्रॉब्लम में आपको 3 बैटरीज दे रखी हैं जिनके कुछ इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं। इस 2 वोल्ट की का 4 ओम, इस 1 वोल्ट का 3 ओम, इस 4 वोल्ट की बैटरी की रेजिस्टेंस 2 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये कहा गया आपको कि फाइंड द करंट्स I1, I2 एंड I3। I1, I2 और I3 करंट आप निकालिए यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आपको 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल है तो 3 सेट ऑफ इक्वेशन बनेगी। 3 सेट ऑफ इक्वेशन का मतलब या तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ करंट अप्लाई करके आपके पास इन तीनों इक्वेशंस के अंदर, तीनों वेरिएबल के अंदर 3 इक्वेशन बने और तीनों को सोल्व कर दिया तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो पहले तो इसमें फिगर में शो कर रखा था। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि यहाँ इनके ईएमएफ को देखें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैटरी ये, इसका मतलब ये बैटरी इन दोनों को करंट दे रही होगी।
तो इस ब्रांच के अंदर हमने करंट मान लिया I1, इस ब्रांच के अंदर I2 मान लिया, और इन दोनों का सम I3। मींस यहाँ पे इस जंक्शन पे अगर पहुंचे, यहाँ से करंट आया I1, यहाँ से करंट गया I2, और यहाँ ये करंट कितना जाएगा I3। मींस इस जंक्शन की बात करें तो किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करें एट जंक्शन C। तो किरचॉफ्स करंट लॉ जंक्शन C पे अप्लाई करने का मतलब ये करंट एंट्रिंग तो पॉजिटिव कन्वेंशन प्लस I1, ये भी एंट्रिंग प्लस I2, ये लीव कर रहा है तो लीव करने वाले को माइनस I3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। दो हमारे पास यहाँ लूप बन रहे, क्लोज लूप, एक क्लोज लूप ये ले लेते हैं। ओरिएंटेशन आप कोई भी ले सकते हैं इसकी, तो हमने ये इधर की तरफ ये लूप ले लिया ओरिएंटेशन। मींस कौन सा ABC, और ये आपके पास रेजिस्टेंस ये वाला सेल E2 और लेकर के F, मींस ABCFA। दूसरा लूप ले लेंगे हम ये वाला, ठीक है। और इन दोनों पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो दो हमारे पास इक्वेशन बनेगी करंट्स के अंदर, ठीक है। और एक तीसरी इक्वेशन ये, तीनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहा हूं इस अपर लूप पे। सो KVL अप्लाई, KVL ऑन लूप, क्लोज लूप कौन सा ABCFA, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहां से हम पहुंच रहे हैं, इस आर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है बट एक सेल है, तो सेल का ये पॉजिटिव पोटेंशियल एंड हायर पोटेंशियल एंड ये लोअर पोटेंशियल एंड, तो पोटेंशियल फाइनली क्या हुआ, लोअर पोटेंशियल एंड में पहुंचे तो फॉल इन पोटेंशियल, और फॉल इन पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे -2, ठीक है। फिर इसमें से जाएगा करंट कितना 4I1 होगा, लेकिन कैसा होगा वही बात कि ये हायर पोटेंशियल एंड है, ये लोअर पोटेंशियल एंड, तभी इधर की तरफ करंट जा रहा होगा, तो फिर फॉल हुआ और करंट की डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेते हैं तो कितना आ जाता है -4I1, ठीक है। फिर इसके बाद इस आर्म में कुछ है नहीं, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, तो अभी आप देख रहे हो कि करंट इधर से और इस एंड की तरफ जा रहा है, ठीक है, और आप घूम रहे इधर की तरफ, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि ये हायर पोटेंशियल एंड और ये लोअर पोटेंशियल एंड, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो आप ये कहोगे इधर से इधर जा रहे हो, आप A से B गए थे, B से C और C से इधर की तरफ F की तरफ मूव कर रहे हो, तो आप किधर की तरफ जा रहे हो, आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, तो आपको पोटेंशियल बढ़ा ना, गेन इन पोटेंशियल, और गेन इन पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे पॉजिटिव, तो प्लस लिखा जाएगा, और कैसे कितना लिखा जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू इनटू करंट, तो करंट तो कितना 3I2, ठीक है। फिर ये सेल आ गई कितनी EMF की 1 वोल्ट की, तो यहाँ किसकी प्लेट है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। उल्टा करते हैं, पहले नेगेटिव है तो पॉजिटिव मानते हैं, पहले पॉजिटिव है तो नेगेटिव, या फिर आप फाइनली ऐसे कहें यहाँ से यहाँ पहुंचे तो फाइनली पोटेंशियल पॉजिटिव है ना, तो इसकी EMF को कैसे लिखेंगे +1, ठीक है। फिर इधर की तरफ आ जाते हैं, क्लोज लूप आपका खत्म, इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन बन गई I1 और I2 के बीच में, क्या बन गई देखिए, ये आपके पास हुआ that is -2 + 1 is -1, ठीक। so it is 3I2 - 4I1, 3I2 - 4I1 और -1 इक्वल टू 0, और इसको ऐसे लिख दे 3I2 - 4I1 इक्वल टू 1, से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये थी इक्वेशन I1, I2 और I3 के अंदर, ये बन गया I2 और I1 के अंदर, ठीक है। अब हम इस लूप की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन कम से कम चाहिए। कहीं आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जितने भी वेरिएबल होंगे उतनी हमें क्या चाहिए, इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। तो अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन लूप, क्लोज लूप कौन से पे, इस लूप पे अप्लाई करें, FCD, इसके ऊपर अप्लाई करिए। देखिए यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर सेल आई, सेल का फाइनली कैसा पोटेंशियल मिला आपको, पॉजिटिव से नेगेटिव, मींस पास हुआ, तो इसको कैसा मानेंगे माइनस, सो दैट इज -1, ठीक है। उसके बाद इस करंट में जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, और ये पोटेंशियल पॉजिटिव है और ये कैसा है नेगेटिव है, तो फाइनली पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज, तो इसको कैसे लिखेंगे माइनस, सो दैट इज माइनस, और करंट की वैल्यू कितनी है I2 और रेजिस्टेंस है 3, सो 3I2 करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर इधर की तरफ आ गए, यहाँ कुछ नहीं है रेजिस्टेंस, फिर यहाँ आ गए, ठीक है। आप इधर की तरफ जा रहे हैं और करंट भी इधर की तरफ ही जा रहा है, देखो इधर की तरफ ही जा रहा है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव, मींस आप फाइनली पोटेंशियल आपका क्या होगा डिक्रीज, तो डिक्रीज तो माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो माइनस लिखा जाएगा, तो कितना 2I3 माइनस का
टू आई थ्री। ठीक है, फिर इस सर्किट की कैसे प्लेट आएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी तो पॉजिटिव लिख देते हैं, तो नेगेटिव कितना माइनस का 4 था तो पॉजिटिव लिख देंगे, ये माइनस अभी प्लस, क्योंकि फाइनली पोटेंशियल क्या हुआ, रेज हुआ, पॉजिटिव पोटेंशियल पे पहुंचे प्लस 4। ठीक है, और आपका लूप करना इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन आ गई है 4 - 1 is 3, so that is -3i2 - 2i3 and that is plus 3 equal to 0। -3i2 - 2i3 plus 3 equal to 0। और यहाँ से हम यूँ कहें कि इस टर्म को उधर की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो आपके पास इक्वेशन बन गई 3i2 plus 2i3 equal to 3। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ लास्ट में 3 इक्वेशन आई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, i1, i2, i3 में, और इनको हम 3 वेरिएबल हैं तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहले हमने इक्वेशन हमारे पास ये i1, i2 और i3 में, ये है i2 और i1 के अंदर, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं पहले, i1 plus i2 इक्वल टू i3 था, इधर लिख दिया -i3 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये इक्वेशन है हमारे पास सेकंड वाली, दैट इज 3i2 - 4i1, तो -4i1 plus 3i2, i3 यहाँ है इक्वल टू 1। अब इसके कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाय 4। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4i1 plus 4i2 - 4i3। ठीक है, और जब इन दोनों इक्वेशंस को अगर एड अप कर दें तो यहाँ से i1 कट जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आया i2 और i3 के अंदर, तो दैट इज 7i2 - 4i3 इक्वल टू 1। से इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास थर्ड और फोर्थ i2 और i3 के अंदर इक्वेशन है, इनको हम कोफिशिएंट बराबर करके और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सपोज हम i3 के कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं, यहाँ 4 है और यहाँ i2, तो इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 6i2 यहाँ होगा प्लस 2 × 2 4i3, और फिर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 6। और इन दोनों इक्वेशन में देखिए कि अपोजिट साइन के हैं, तो इनको ऐड कर दे तो कट जाएंगे, तो इनको ऐड कर दिया, तो ऐड करते ही 4i3 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 7 + 6 दैट इज 13i2 इक्वल टू 7। तो यहाँ से i2 की वैल्यू आ गई, दैट इज 7/30 एम्पीयर। ये i2 की वैल्यू आ गई। अब इस i2 की वैल्यू को, क्योंकि ये i2 और i3 के अंदर इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, अगर हम i2 की वैल्यू रख दें तो यहाँ से i3 की वैल्यू आ जाएगी, और i2 और i3 दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रख दें तो i1 की वैल्यू आ जाएगी। आपने यूज किया फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड से देखिए क्या होगा आपके पास, दैट इज 3i2 plus 2i3 इक्वल टू 3। इसमें i2 की वैल्यू रखिए, तो ये आपके i2 की वैल्यू दैट इज 7/13, तो ये हो गया दैट इज 21/13 plus 2i3 equal to 3। So 2i3 equal to that is 3 minus 21/13। So 13 LCM लेंगे तो that will be 39 minus 21/13, तो ये आपके पास आ गया 18/13, twice of i3 की वैल्यू। तो i3 की वैल्यू क्या आएगी, कट जाएगा 9/13 एम्पीयर, ये आपके पास i3 की वैल्यू आ गई। अब दो वेरिएबल आपके पास कैलकुलेट कर चुके हो, तीसरा आपके पास इस इक्वेशन से आ जाएगा, जो कि आपको क्या निकालना है, i1 निकालना है। तो आपने यूजिंग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से देखिए कि क्या है आपके पास, i1 plus i2 minus i3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो i1 की वैल्यू आपने निकालनी, i2 आपके पास है 7/13 minus i3 that is -9/13 equal to 0। so i1 एलसीएम लेंगे तो इनका आ गया 13, तो ये हो गया 7 - 9 equal to 0। so i1 -2/13, 7 - 2 -2, 7 - 9 is -2, sorry, so that will be i1 is equal to 2/13। तो आपके पास दोनों तीनों वैल्यू आ गई, i1 2/13 एम्पीयर, i2 आ गया 7/13 और i3 आ गया 9/13। तो ये आपके पास आंसर्स हो गए 2/13, 7/13 and 9/13 amperes। These are the values of i1, i2 and i3।